पैंक्रियास, पैंक्रियास यहीं से स्टार्ट करना है ना। तो पैंक्रियास कैसी ग्लैंड है? पैंक्रियास है कंपोजिट ग्लैंड। पैंक्रियास है कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड। पैंक्रियास है कंपोजिट ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। और पैंक्रियास जो होती है ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इसमें। इसका जो एंडोक्राइन भाग है वो कहलाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह, जिसके नंबर होते हैं 1 to 2 मिलियन, जिसके नंबर होते हैं 1 to 2 मिलियन इन नंबर्स। यानी लैंगरहैंस की संख्या कितनी होगी? 1 से 2 मिलियन। और ह्यूमन बीइंग के पास केवल 1 से 2% पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है जो कि एंडोक्राइन भाग बनाता है। फिर से सुनिए क्या है ये ग्लैंड कैसी है? कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब मिक्स्ड, मिक्स का मतलब एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट भी है और डक्ट एब्सेंट भी है। इसका 98 से 99% जो भाग है वो कैसा है? वो है एक्सोक्राइन। और जो 1 से 2% हिस्सा है वो एंडोक्राइन होता है, और वही हिस्सा कहलाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वही हिस्सा कहलाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, जो सेल होती है उसमें 2 मेन टाइप की सेल होती तो बहुत सारी है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा, और पीपी सेल भी होती है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, इन्होंने क्या लिखा? 2 मेन टाइप की सेल होती है। मेन टाइप पूछा जाए तो क्या? 2। वरना अगर पूछा जाए कौन कौन सी सेल पाई जाती है तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और पीपी 5 प्रकार की होती है, जिसमें से ये 2 मेन है। क्यों ये मेन है? एक निकालेगा ग्लूकागॉन, ये निकालता है ग्लूकागॉन, और ये निकालता है इंसुलिन। बताओ बीटा क्या निकालेगा और अल्फा क्या निकालेगा? और दोनों कंट्रास्टिंग हार्मोन है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को घटाता है तो वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए ग्लूकागॉन जो होता है कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड। ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, विच प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो क्या करता है? हम लोगों का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? नॉर्मल बनाए रखेगा। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल। ग्लूकागॉन कहां पे काम करता है? लिवर सेल पे। लिवर सेल पे काम करेगा, और इसका काम क्या है? ग्लूकोज लेवल को घटाना कि बढ़ाना? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाएगा? देखो ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। अब ग्लाइकोजन तोड़ने को लिसिस लगा दो आगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बढ़ने को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो बताइए ये हार्मोन कहां पे काम करता है? लिवर सेल पे, यानी हिपैटोसाइट्स पे। ये फैट सेल पे कभी काम नहीं करता। जबकि अभी आप पढ़ोगे इंसुलिन, वो लिवर सेल पे भी काम करता है और फैट सेल पे भी काम करता है, दोनों पे काम करता है। उसकी 2 टारगेट सेल है, इसकी एक ही टारगेट सेल है। कल क्वेश्चन था भी आपके इसमें टेस्ट में। तो ये हाइपरग्लाइसीमिक है कि हाइपो, यानी ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, राइट। फिर इसके अलावा और क्या करता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नया ग्लूकोज बनाना, नया ग्लूकोज बनाना। जेनेसिस मतलब बनाना, नियो मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोज। बताओ ये नया ग्लूकोज बनाएगा। अब नया ग्लूकोज कैसे बनेगा? मतलब जो ओरिजिनली कार्बोहाइड्रेट ना हो उससे अगर ग्लूकोज बना तो उसे बोलते हैं नया ग्लूकोज बनाना। अब देखो नया ग्लूकोज कैसे बनेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, सॉरी उसको प्रोटीन को, और क्या? लिपिड को। प्रोटीन और लिपिड को तोड़ के अगर ग्लूकोज बनाया गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यानी इससे भी क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट होगी, इससे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, ठीक। इसने तो बढ़ाया ही बढ़ाया, इसने भी बढ़ा दिया। इसका मतलब ये समझा जाए नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना। नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन और क्या? फैट, उसको तोड़ेंगे तो आपका ग्लूकोज बनेगा। ये नया ग्लूकोज बना इसलिए नाम पड़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा ग्लाइकोजन सॉरी ग्लूकागॉन ये क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक को घटाता है। अब ऐसा क्यों? अगर सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया होता
तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती। इसको कमी करना है कि बढ़ाना है, तो अंदर जाने से रोकना पड़ेगा कि अलाउ कर रही है, रोकना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इट रिड्यूस द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल के अंदर जाने को कम कर रहा है और उसको रोक रहा है, उसके यूज भी रोक रहा है। रिड्यूस मतलब कम करना। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, 2-3 बार लाइन बोली उसने, ये देखो यहां पर भी बोली थी, ठीक है, ऊपर भी बोला था। हाइपरग्लाइसीमिया पैदा करता है, याद रखिएगा, ये ग्लूकोज लेवल को अल्टीमेटली बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ाएगा, फिर से रिकॉल करिए। जो लिवर में क्या प्रेजेंट होता है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसको तोड़ेगा। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन तोड़ने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। आप ऐसे बोलो, ग्लाइकोजन को तोड़ना, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना, और बायोलॉजी की किसी भी 2 वर्ड को जोड़ने के लिए ओ लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए लिप लिसिस, लिपिड को ली वर्ड है लिप और लिसिस, और बीच में ओ, तो लिपोलिसिस। प्रोटीन के लिए प्रोटियो और ओ, तो प्रोटियोलिसिस। ठीक, अब नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाएगा। इस तरह से ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। चलो इसका अपोजिट हार्मोन देखते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है इंसुलिन। इंसुलिन इज जस्ट अपोजिट टू दिस हार्मोन, यानी ग्लूकेगॉन का अपोजिट है। दोनों निकलते हैं एक ही ग्लैंड से, और वो है पैंक्रियास। लेकिन पैंक्रियास के अलग अलग सेल से निकलते हैं कि एक ही सेल से? एक अल्फा एक बीटा। अल्फा से कौन सा निकला, ग्लूकेगॉन। बीटा से कौन सा निकला, इसीलिए पहले वाला देखो पहले पढ़ाया गया है और बीटा वाला बाद में पढ़ाया गया है, राइट। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। देखो मैं आपको एक मोटा मोटा बात बताऊं, जिन ग्लैंड्स का नाम पी से स्टार्ट होता है मोस्टली वो पैंक्रियाटिक, वो सॉरी, जैसे पैंक्रियाटिक हो गई, पीनियल हो गई, पिट्यूटरी हो गई, पैंक्रियास हो गई, इन सभी ग्लैंड का जो नेचर होता है हार्मोन निकालने का वो पेप्टाइड होता है। मतलब पी नाम वाली जो ग्लैंड होती है वो ज्यादातर पेप्टाइड वाले हार्मोन निकालती है, यानी प्रोटीन के बने हुए हार्मोन निकालती है, याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये भी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। लिखा है ना, ग्लूकोज को बैलेंस करेगा। बैलेंस करने को क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस। किसके साथ मिलकर के, ग्लूकेगॉन के साथ। ग्लूकेगॉन के साथ मिलकर के बैलेंस करेगा। देखो ये 2 जगह काम करता है, वो एक जगह काम किया था, ये 2 जगह। पहली जगह कॉमन है हिपैटोसाइट, दूसरी जगह एक्स्ट्रा है, कौन सी, इसको, इसका दूसरा नाम एडिपोज टिश्यू। देखिए ग्लूकेगॉन का ये टारगेट सेल नहीं था, लेकिन इंसुलिन का ये टारगेट सेल है। ग्लूकेगॉन का सिर्फ ये टारगेट सेल था। अच्छा, ये क्या, वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज के अंदर जाने को कम कर रहा था कि बढ़ा रहा था? और ये उसका उल्टा है, नहीं वो कम कर रहा था, ये बढ़ा रहा है। उल्टा है ना नेचर में। ये सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को और उसके यूज को ये क्या करता है, वो क्या कर रहा था, घटा रहा था। ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो देखो लिखा है इनहेंस, और वहां क्या लिखा था, रिड्यूस। ये इनहेंस करता है, ये देखो अपटेक और यूटिलाइजेशन को ये इनहेंस कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा था। दोनों अपोजिट है ना नेचर में। कह रहा है इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू दिस सेल। यहां चला जाएगा और यहां चला जाएगा। अगर बता दो तेजी से सेल के अंदर भेज दिया गया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा घटी की बढ़ी, कम हो गई ना। ब्लड के अंदर ग्लूकोज था, उसको भेज दिया गया तुम लिवर में चले जाओ और वहां जाके स्टोर हो जाना, वहां जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अच्छा, फिर अगर अभी भी ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको एडिपोसाइट टिश्यू में भेज दिया जाता है, बोला गया तुम जाके फैट में बदल जाओ। तो बताइए ब्लड से कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घट रहा है, इसलिए हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। जबकि ग्लूकेगॉन कैसा था, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। ये कैसा है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, ठीक है। इसीलिए देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल घट रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट रहा है, और ये उसको बोला था हाइपरग्लाइसीमिया, ये है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। अपोजिट है कि नहीं है? इसकी कितनी टारगेट सेल थी, 2, उसकी कितनी टारगेट सेल थी, 1। दोनों में कॉमन क्या था, हिपैटोसाइट्स। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है कि बढ़ाता है, और वो बढ़ा रहा था। दोनों अपोजिट है कि सेम सेम, मतलब एंटागोनिस्टिक की सिनर्जिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, जैसे एमएसएच का उल्टा मेलाटोनिन, ठीक है ना, एमएसएच का उल्टा मेलाटोनिन। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये
ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। उसने क्या किया था, ग्लूकेगॉन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला था, इसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला। वहां वर्ड आ रहा था ग्लाइकोजीनोलिसिस, यहां ग्लाइकोजेनेसिस। यहां ग्लाइकोजन बन रहा है, वहां ग्लाइकोजन टूटा था। देखो टूटने को बोलते थे ग्लाइकोजीनोलिसिस, वहां ग्लाइकोजीनोलिसिस हो रही थी, यहां जेनेसिस हो रही है टारगेट सेल में। और ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस ब्लड में कौन मेंटेन करेगा, दोनों। कैसे, ज्वाइंटली। कौन दोनों, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों मिल करके ज्वाइंटली मेंटेन करते हैं। समझ में आई बात, दोनों अपोजिट हैं, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, एक ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है, एक ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। दोनों मिलकर के हमारे शरीर के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। जब हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो घटने की बजाय बढ़ जाएगा, घटने की बजाय बढ़ जाएगा। अच्छा, जब बढ़ जाएगा तो हमें हो जाएगा डायबिटीज, और इस डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। जबकि एक एडीएच की कमी से हुआ था, जो एडीएच की कमी से होता है उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मिलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस टोटली डिफरेंट है, दोनों हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन एक एडीएच की कमी से हो रहा है और एक इंसुलिन। डायबिटीज मिलाइटस इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द लैक ऑफ, हाँ, लेकिन एक में ग्लूकोज लेवल गिरेगा, एक में ग्लूकोज लेवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन पर फर्क पड़ जाता है, मिलाइटस में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन पर फर्क पड़ जाता है। अब देखिए, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, डायबिटीज मिलाइटस लिखा हुआ है, लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। अच्छा, सबसे खतरनाक रोग है डायबिटीज, इज द किंग ऑफ ऑल द डिजीज। डायबिटीज को बोलिए किंग ऑफ ऑल द डिजीज। जो व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है पहले तो बहुत पतला हो जाता है, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती, इरिटेटिंग हो जाता है। क्यों, उसके अंदर ग्लूकोज इतना ज्यादा है, ग्लूकोज ब्रेन को इरिटेट करता रहता है पल पल। और क्या, ब्रेन खराब हो सकता है उससे, ठीक है ना, ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारे रोग, किडनी फेल हो जाएगी। तो डायबिटीज जिसको हो गई समझो किंग ऑफ ऑल द डिजीज, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मिलाइटस which associated to the loss of glucose from the urine। क्या हम लोग के यूरिन से ग्लूकोज लॉस हो रहा है, नहीं, लेकिन इन लोगों के, इस तरह के पेशेंट के यूरिन से वो ग्लूकोज लॉस होता है। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है, अगर कहीं पे टॉयलेट में यूरिन आउटपुट किया, चींटियां लग जाती हैं। भाई यूरिन आउटपुट हुआ, चींटियां लगना स्टार्ट हो जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन में कभी ग्लूकोज नहीं होता, इसलिए चींटियां नहीं लगती, लेकिन जो डायबिटिक हो जाता है उसको चींटियां वहां लग जाती हैं, उसका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा, ठीक है ना। ये सारे मेन सिम्टम्स हैं इसके। और सबसे बड़ी बात है, अब देखो व्यक्ति ग्लूकोज तो यूज कर नहीं पा रहा, क्यों, इंसुलिन घट गया कि बढ़ गया। इंसुलिन का काम बताओ क्या हुआ, इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को कम करना, कैसे, सेल के अंदर भेज देता था। अब सेल के अंदर नहीं भेज पाएगा तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड से जाएगा किडनी में, किडनी को छानना पड़ेगा, किडनी फेल हो जाएगी आगे चल के, है ना। ब्लड और ग्लूकोज जब रहेगा ब्लड के अंदर तो ब्लड की विस्कोसिटी को भी चेंज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं कि हार्ट प्रॉब्लम हुई नहीं, अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं कि ब्रेन प्रॉब्लम हुई नहीं, यानी पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इस समय व्यक्ति को सेल के अंदर तो ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है, तो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी फैट से। और जब भी कभी फैट ऑक्सीडाइज होता है तो कुछ वेस्टेज बॉडी बनती है, उनको क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज बन जाती है। ये देखिए कीटोन बॉडीज बन गई। और इसीलिए दो शब्द लिखा था एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज मिलाइटस है तो उसको कीटोन्यूरिया हो जाएगा, क्योंकि यूरिन से कीटोन बॉडीज निकलेगी, और उसको ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, क्योंकि यूरिन से ग्लूकोज निकल जा रहा है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, इसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। बताइए, यूरिन से कीटोन का पास हो जाना कीटोन्यूरिया, यूरिन से ग्लूकोज का पास हो जाना। डायबिटीज पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद
इंसुलिन थेरेपी। यदि उसको इंसुलिन टाइम से दिया जा रहा है और खाना बैलेंस अमाउंट में दिया जा रहा है और वो परहेज कर रहा है थोड़ा, तो वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जल्दी मतलब बहुत मेंटेन करने की जरूरत होती है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। एक एक कुछ भी चीज, एक रसगुल्ला भी एक्स्ट्रा खा लिया बढ़ गया बहुत तेजी से, फिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो आम व्यक्ति को ये सब नहीं पता होता है, डॉक्टर के सुपरविजन की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है। कभी कभी क्या होता है, उसका मन नहीं हुआ, खाना नहीं खाया और इंसुलिन लग गई, ग्लूकोज लेवल एकदम से गिरा देगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। ऐसे होता है डायबिटिक पेशेंट को काफी। तो ये पैंक्रियास के दो हार्मोन हम लोग ने पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब टेस्टिस के पढ़ते हैं। अच्छा, टेस्टिस कोई मेन एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ा है। टेस्टिस जो है ना, ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। टेस्टिस का प्राइमरी काम होता है क्या, स्पर्म को बनाना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, मेन साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या लिखा है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है कहां पे, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन। आप लोग बताएंगे कितने डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवर है कि अनफेवर कंडीशन, राइट। फिर क्या बोला गया, टेस्टिस के दो काम है, अभी अभी बोला, टेस्टिस के दो काम है। प्राइमरी काम है स्पर्म को बनाना, सेकेंडरी काम है हार्मोन को निकालना। तो प्राइमरी काम क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट भी बनाते हैं, साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं, यानी हार्मोन भी निकालते हैं। अच्छा, टेस्टिस जो था, टेस्टिस के अंदर करीब 250 के करीब, 250 के करीब वो होते चैम्बर, 250 चैम्बर को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 हाईली क्वाइल ट्यूब होती है। उन ट्यूब को बोलते हैं एसएफटी, इनको बोलते हैं एसएफटी, ठीक है। और 2 ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनके बीच में गैप होता है, इस गैप में लीडिक सेल पाई जाती है, इन गैप में लीडिक सेल्स पाई जाती है। इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल पर जब एलएच हार्मोन काम करता है तो यहां से निकलता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। तो वही यहां लिखा हुआ है, देखो, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो बाहर का टिश्यू है उसको स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं। इसी टिश्यू में ये सेल पाई जाती है, लीडिक सेल। लीडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। तो लीडिक सेल यहीं पाई जाती है और यहाँ पे उसका दूसरा नाम है लीडिक सेल, और चूंकि वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में पाई गई तो उसका नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल सेल। और वो प्रेजेंट होती कहां पे, इंटरट्यूबुलर स्पेस जो प्रेजेंट होता है वहां पे। और क्या ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालती है, ग्रुप का नाम है एंड्रोजन, और इसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का अब हम काम देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन। और ये नेचर में स्टेरॉइड है। नेचर में कैसा है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड होता है नेचर में। क्या बोला गया, एंड्रोजन्स, यानी कि वही ग्रुप की बात कर रहा है। एंड्रोजन्स क्या करेगा, ये मेल के जितने डक्ट है और जितनी ग्लैंड्स है उसको एक्टिवेट करेगा, उसको सक्रिय करेगा, उसको मैच्योर करेगा, उसको डेवलप करेगा। क्या लिखा है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अब मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आएगा, एक आता है एपिडिडाइमिस, एक आता है वास डिफरेंस, और हमारी कुछ ग्लैंड्स होती है सेवाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एसेट्रा में जो बच गई वो सारी। तो ये क्या करता है, ये इनको मैच्योर भी करेगा, डेवलप भी करेगा। और जब मैच्योर और डेवलप हो जाते हैं तभी इनका फंक्शन आगे वो होगा, वरना फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। फंक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, टाइमली डेवलपमेंट हो, टाइमली उसका मैच्योरेशन हो। और ऐसा कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लगभग 11-12 सालों में। ये जितने हार्मोन हैं सब क्या करते हैं, मेल में मसल ज्यादा होती है कि फीमेल में मसल ज्यादा होती है, मेल का बॉडी ज्यादा मस्कुलर होता है, यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ है, मस्कुलर ग्रोथ करेगा, यानी मस्कुलर ग्रोथ करने लगता है, राइट। नंबर 2, फेशियल हेयर और बॉडी एक्सिलरी हेयर बनाएगा, यानी चेहरे पे हेयर बनाने का मतलब है दाढ़ी मूंछों का विकास करेगा।
भाई अगर फेशियल हेयर बन रहे हैं वो भी मेल में, तो दाढ़ी मूछें ही बनेंगी। क्लियर। एक्सिलरी हेयर का मतलब इस जगह पे जो हेयर है वो बनेगी, इस जगह के जो हेयर है एक्सिलरी हेयर या प्यूबिक हेयर बोलते हैं। एग्रेसिवनेस, मेल में क्या होता है, एग्रेशन होता है। मेल में जो एग्रेशन होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। मेल में जो एग्रेशन होता है, गुस्सैल स्वभाव, वो इसके कारण होता है। अच्छा, और मेल की वॉइस हाई पिच होती है कि लो पिच? मेल की वॉइस होती है कैसी, लो पिच, और फीमेल की और बच्चों की हाई पिच होती है। फीमेल और बच्चों की हाई पिच और मेल की होती है लो पिच, याद रखिएगा। तो लिखा हुआ है लो पिच यानी भारी आवाज, लो पिच वॉइस इत्यादि ये सब कंट्रोल करता है। अच्छा, और ये मेजर रोल प्ले करता है, वो भी स्टिमुलेटरी रोल। किस काम में? स्पर्म बनाने में। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनाएगा। बताइए, टेस्टोस्टेरोन का मेन काम होता है स्पर्म को बनाने में मदद करना, अलोंग विद एफएसएच, अलोंग विद एफएसएच। एंड्रोजन हाइपोथैलेमस पे भी काम किया था, और हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो। पढ़ा था ना हम लोग ने, सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो। तो देखो ये सीएनएस पे काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, मेल सेक्स बिहेवियर, मेल सेक्स बिहेवियर को लिबिडो कहते हैं। सेक्स बिहेवियर का मतलब मेल को हमेशा ये पता रहता है कि वो मेल है, कभी वो चाहे छोटा बच्चा भी हो, देखो वो ऐसे बोलेगा मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, वही कभी नहीं बोलेगा मैं बोलूंगी। उसको क्या होता है, अपने आप फीलिंग आने लगती है, मेलनेस की फीलिंग आने लगती है, फीमेलनेस की फीलिंग एस्ट्रोजन दिलाता है। तो एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्या करेगा, इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो। मेल को सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो एंड्रोजन ही फील कराता है। ठीक। ये हार्मोन एपीसी याद रखिएगा, एपीसी का मतलब होता है एनाबोलिक इफेक्ट। किस पर? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो एनाबोलिक इफेक्ट, एनाबोलिक का मतलब बनाने वाला कि तोड़ने वाला, बनाने वाला इफेक्ट, और पी मतलब प्रोटीन और सी मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनाबोलिक इफेक्ट दिखाता है। पीसी का मतलब हो गया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। एपीसी, एपीसी कैसे याद रखेंगे, आर्मी पब्लिक कॉलेज होता है ना, उसको एपीसी बुलाते हैं। तो ए फॉर एनाबोलिक इफेक्ट, पी फॉर प्रोटीन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये इफेक्ट दिखाएगा। जिस प्रकार मेल में टेस्टिस था उसी प्रकार फीमेल में क्या है, ओवरी। तो मेल में टेस्टिस इज सिमिलर टू द ओवरी इन फीमेल। फीमेल में ओवरी भी वन पेयर होती है, लेकिन वो आउटसाइड द एब्डोमेन था, ये इनसाइड द एब्डोमेन है। साइज आप लोग बताओगे, ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर। यानी ओवरी ज्यादा बड़ी होती है कि टेस्टिस ज्यादा बड़ा होता है? टेस्टिस बड़ा होता है ना? क्लियर। ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और टेस्टिस था उधर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस प्राइमरी मेल, ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, याद रखिएगा। और अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो फिर दो काम करेगी, उसने बनाया था स्पर्म, ये बनाएगी ओवम, और वो भी एकमात्र, बस एकमात्र, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम निकलता है, डिस्चार्ज होता है, लिखा भी है इन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन पर ओवा डिस्चार्ज होता है ये आप बताएंगे? मिडवे पर, यानी 14वें दिन पर, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवा डिस्चार्ज होने को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवरी से दो मेन हार्मोन निकलते हैं और दोनों ही स्ट्राइड होते हैं, दोनों ही स्ट्राइड होते हैं। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि हार्मोन स्ट्राइड है कि नहीं है? स्ट्राइड हार्मोन की पहचान होती है एसटीईआर आने से। देखो एसटीईआर, एसटीआर, या तो एसटीईआर आ जाए या तो एसटीआर आ जाए, आप कोई भी लिख लो। जैसे यहां लिखो टेस्टोस्टेरोन आया, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आया, प्रोजेस्टेरोन में आ रहा है, एस्ट्रोजन में आ रहा है, आ रहा है। मतलब जिस हार्मोन के अंदर एसटीईआर या एसटीआर आ जाए वो स्टेरॉइड होगा ही होगा, ये रूल है, बना लो आप। अच्छा, ओवरी जो होती है उसके अंदर दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। और उस कॉर्टेक्स में बनता है ओवेरियन फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, और वहां जो आसपास टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। यानी कि ओवरी में दो चीजें होंगी, एक तो ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल, और ये 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। किसको बोलते हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। किसको बोलते हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्वाटरनरी को।
जो एस्ट्रोजन बनता है वो इन्हीं फॉलिकल से बनता है, इन्हीं से फॉलिकल से बनता है, ये लिखा हुआ है ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल। बताइए एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? और ये भी पूछे एग्जैक्टली बता दे, इसमें भी दो लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, तो उनमें से किससे निकलेगा? थीका इंटरना से निकलता है, क्योंकि एक्सटर्ना नॉन सेलुलर होती है, जो जिसके पास सेल है ही नहीं वो कैसे निकालेगी? तो आप बताओ एक्सटर्ना से निकलता है कि इंटरना से? हाँ याद रखिएगा। और देखो ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये फट जाएगा, और फट के बदल जाएगा, किसमें बदल जाता है? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम कल भी बताया था, मतलब पिछले टर्म भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्परेरी है कि परमानेंट? जैसे प्लेसेंटा भी टेम्परेरी है, केवल केवल फर्टिलाइज वो सॉरी प्रेगनेंसी के समय ही तो बनेगा। अच्छा नॉर्मल फीमेल में तो नहीं बनता ना। तो प्लेसेंटा और कॉर्पस लूटियम बोथ आर कैसा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन। और ये कॉर्पस लूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। कब निकालता है? जब ओव्यूलेशन के टाइम इस पर ये वाला हार्मोन काम करता है, एलएच। एलएच सर्ज जब होता है, जब एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के टाइम ही एलएच क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम को इंड्यूस करेगा, क्या निकालने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है, जैसे हम लोगों में दाढ़ी मूछे, भारी आवाज और एग्रेसिवनेस, मस्कुलर डेवलपमेंट, हमारे डक्ट सिस्टम का डेवलपमेंट, हमारे एसेसरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट किसने करा था? हाँ एंड्रोजन ने। वैसे ही ये जो फीमेल में विकास करेगा, फीमेल के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो कौन करेगा? वो करेगा एस्ट्रोजन। देखो क्या लिखा है, एस्ट्रोजन वाइड रेंज करता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ मेल फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कहता है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा। उधर बोला था मेल, इधर बोल रहा है फीमेल, वो टेस्टोस्टेरोन था, ये एस्ट्रोजन है। जैसे क्या क्या डेवलपमेंट करेगा? ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे हाई पिच वाइस, हम लोगों में कैसी थी? लो, फीमेल में कैसी हो गई? हाई पिच, तो हाई पिच वाइस को कंट्रोल करेगा। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा। और क्या करेगा? फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करेगा वाया सीएनएस, वाया सीएनएस। और सेक्सुअल बिहेवियर को फीमेल में हो या मेल में हो क्या बुलाते हैं? लिबिडो। फीमेल में लिबिडो कौन मेंटेन करेगा? एस्ट्रोजन। मेल में लिबिडो कौन मेंटेन कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा लिबिडो का मतलब ही होता है सेक्सुअल बिहेवियर, और सेक्सुअल बिहेवियर हमेशा हाइपोथैलेमस से संबंधित था, जो कि सीएनएस का पार्ट था। अब आई बात दूसरे हार्मोन की, प्रोजेस्टेरॉन को मैं हमेशा बोलता हूं पी आर मतलब प्रेगनेंसी, और पी आर मतलब ये क्या? प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। देखो इसमें भी लगभग सेम लेटर आ रहे हैं यहां तक, इसमें भी देखो पी आर ई जी, पी आर ओ जी, एक जैसा नहीं लग रहा है? तो प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, और साथ ही उनकी एल्विलाई का निर्माण भी करता है। देखो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप इसने किया, मेमोरी ग्लैंड डेवलप इसमें हुई, लेकिन डेवलप होने के बाद अगर एल्विलाई नहीं बना तो मिल्क नहीं बनेगा। मतलब जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा बल्क अमाउंट में, तब तक कि किसी भी फीमेल में क्या होगा? मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता, चाहे लाइफ टाइम तक कभी भी नहीं होगा। जब तक कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब अनटिल अनलेस प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन बल्क अमाउंट में नहीं निकलेगा, और जब बल्क अमाउंट में नहीं निकलेगा तो एल्विलाई नहीं बनाएगा, और अगर एल्विलाई नहीं बनाएगा तो मिल्क बनता ही इसी के अंदर है, बनता ही इसी के अंदर है। लिखा है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द मिल्क, बनाता भी है और थोड़ा बहुत स्टोर भी करता है, और फिर मिल्क सिक्रीशन भी कराता है। लेकिन अगर हम बात करें मिल्क सिक्रीशन का क्रेडिट एकमात्र हार्मोन को देना हो, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन इज, मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, और एल्विलाई को बनाने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन इज या मिल्क रिलीजिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। अच्छा एल्विलाई को बना रहा है और मेमोरी ग्लैंड को थोड़ा सा वो कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और केवल मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट की बात चलेगा तो एस्ट्रोजन।
अच्छा देखिए, हमने शुरू में ही बोला था हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही नहीं निकलते, बल्कि कुछ और जगह से भी निकल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था गोनैड से निकल रहे थे, टेस्टिस और ओवरी से, उनके बारे में हमने अभी पढ़ा भी। इसी तरह हार्मोन और भी जगह से निकल सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन, ये भी निकल सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा। लिखा है कि ऑल्सो सिक्रीटेड बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। कह रहा है कुछ टिश्यू से भी निकलते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं थी। अब किडनी क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्ट क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन नहीं, फिर भी वहां पर कुछ टिश्यू है जो हार्मोन निकाल सकते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो सके। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर को क्या बुलाते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो एट्रियम की जो दीवार है उससे निकलता है एक हार्मोन, उसको बोलते हैं एएनएफ। ये पेप्टाइड हार्मोन है, नाम है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियम से निकला इसलिए एट्रियम बोल दिया आपने। नाइट्रियूरेटिक का मतलब होता है सोडियम, सोडियम को यूरिन में मेंटेन करेगा, मतलब ये हमारी बॉडी का सोडियम निकाल देगा। कहां से, यूरेटिक मतलब, अरे नाइट्रियम वर्ड आता है सोडियम के लिए, तभी तो सिंबल है Na। पीरियोडिक टेबल में देखना, नाइट्रियम वर्ड आता है सोडियम के लिए, सोडियम का सिंबल क्या होता है, एसओ तो होता नहीं है, सोडियम से एसओ नहीं, Na होता है। अच्छा Na क्यों बोला गया, क्योंकि नाइट्रियम से आया है वो वर्ड। तो सोडियम को यूरिन से निकाल देने वाला हार्मोन है। बताओ अगर मेरी बॉडी से सोडियम यानी नमक निकल रहा है तो मेरी ब्लड में नमक की कमी हो जाएगी और मेरा बढ़ा हुआ जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट वो घट जाएगा, मेरा बीपी घटेगा, मतलब जीएफआर घट जाएगा। एएनएफ कब निकलता है, जब किसी व्यक्ति का जीएफआर 125 ml पर मिनट से ज्यादा हो जाए। अगर मेरा 125 होना चाहिए, मेरा हो गया 200, अब मेरी बॉडी को घटाना पड़ेगा जीएफआर। अच्छा कैसे घटेगा, मेरी बॉडी से सोडियम को निकाल दिया जाए। अगर मेरी बॉडी से सोडियम निकाल दिया जाए तो मेरा बीपी गिर जाएगा, मेरा बीपी गिरा तो किडनी से ब्लड फ्लो भी कम हुआ, किडनी से ब्लड फ्लो कम हुआ तो जो 200 था घट के आ गया कितना, 125, 180। वो तो पर डे का बता रहे हो आप, है ना। ये देखिए लिखा है एएनएफ क्या करता है, डिक्रीज द बीपी, जबकि पता रेनिन इंक्रीज द बीपी। रेनिन बढ़ाता था और ये घटाता है। यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं बच्चों के। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तब एएनएफ निकलता है। अब यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि देखो ये घटाता है, लेकिन बढ़े हुए को तो ही घटा पाएगा, बढ़े को घटाता है कि घटे को बढ़ाता है, बढ़े हुए जीएफआर को घटाता है और घटे को बढ़ाने का काम है रेनिन का, RENIN, जो किडनी से निकलता है, जो किडनी से निकलता है। और दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये बढ़े हुए को घटा रहा है और वो घटे हुए को बढ़ाता है। लिखा है ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है। देखो जब तक ये ब्लड वेसल को फैलाएगा नहीं तब तक बीपी गिरेगी नहीं। कल हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों ऑप्शन थे, बीपी को घटाने की बात भी की थी और मैंने वैसोडाइलेशन भी वो था थर्ड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में बीपी घटाने की बात हुई थी, थर्ड ऑप्शन में दिया था वैसोडाइलेशन है। बताओ सही आंसर क्या माना गया था, वैसोडाइलेशन। क्यों, बीपी गिरेगी तब ब्लड वेसल डायलेट होगी कि पहले ब्लड वेसल डायलेट होगी तब बीपी गिरेगी, ब्लड वेसल डायलेट होगी तभी तो बीपी गिरेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही था, थर्ड। दिस रिड्यूस द बीपी। अब देखो जब डायलेशन हुआ तब बीपी रिड्यूस हुई, लिखा हुआ है दिस रिड्यूस, डायलेट हुआ तब बीपी रिड्यूस होगी, इसलिए सही आंसर माना गया था थर्ड। अब समझ में आई बात। अब आते हैं वही रेनिन पे, जेजीए। देखो जेजीए से दो, जेजीए जो होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस को बोलते हैं, और वहीं पे कुछ सेल पाई जाती है जेजी सेल, जेजी सेल्स। जेजी सेल किडनी में होती है और ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। सारे हार्मोन अब पेप्टाइड हैं, जितने पढ़ रहे हैं जीआईटी के सब पेप्टाइड है। जीआईटी या हार्ट वाले या जितने किडनी वाले पढ़ रहे हैं सब पेप्टाइड होता है। और यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एनसीईआरटी ने एक ही दिया है, एक क्योंकि एक पहले बता चुका है। एक निकलता है एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी बनाना। तो बताओ एरिथ्रोपोइटिन क्या बनाता है, एरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है, जिससे क्या हो जाता है आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
जिससे आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा निकलता है रेनिन, RENIN, ये हार्मोन घटे हुए जीएफआर को बढ़ा देता है, और ये घटे हुए जीएफआर को बढ़ा देता है, जबकि बढ़े को घटाया था, अभी ऊपर पढ़ा था ANF। दोनों अपोजिट है कि नहीं है? एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ GIT, बोलते हैं GIT में भी होती है। GIT का पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT का पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां से मेजर 4 हार्मोन निकलते हैं, और वो चारों के चारों कैसे हैं? पेप्टाइड। देखो सारे पेप्टाइड है, ANF पेप्टाइड, ये एरिथ्रोपोइटिन पेप्टाइड, ठीक है ना, रेनिन पेप्टाइड, सब पेप्टाइड है। उसके अलावा ये जो आपका GIT से निकल रहा है सब पेप्टाइड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जिनके नाम में P लगा था वो तो पेप्टाइड निकालते ही निकालते। यहां से 4 हार्मोन निकलते, तो नाम सुनिएगा। स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिन, ठीक है ना, फिर सिक्रीटिन पैंक्रियास से निकलता है, वो ये सिक्रीटिन जो है पैंक्रियास से निकलता है, और CCK और GIP डोडेनम भाग से निकलता है। यानी पूरे GIT से कोई ना कोई हार्मोन निकल रहे हैं। कितने मेन? 4 मेन है, एक एक करके देखते हैं। गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन यहां काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा। बताओ गैस्ट्रिन हार्मोन कहां काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। पेट की ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, आपके पेट यानी स्टोमक की ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा, और वहां से निकालेगा 2 चीजें, एक HCl और एक पेप्सिनोजन। एक HCl निकालेगा और एक पेप्सिनोजन। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिनोजन निकाल रहा है। अच्छा, यहां नाम के आगे क्या लगा? जन। अगर किसी नाम के पहले प्रो लगाओ बाद में जन लगाओ तो वो इनएक्टिव होता है कि एक्टिव? तो यानी ये इनएक्टिव हुआ, और HCl इसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही HCl के संपर्क में आता है ये इसमें बदल जाएगा पेप्सिन। किसमें बदल जाएगा? और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला सबसे बढ़िया हार्मोन है। प्रोटीन को पचाने वाला सबसे बढ़िया हार्मोन कौन सा है? पेप्सिन। देखो दूसरा है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो होता है एक्सोक्राइन भाग पे जाके वर्क करता है, ठीक है ना। कहां काम कर रहा है? एक्सोक्राइन भाग पे वर्क कर रहा है, एक्सोक्राइन भाग पे जाके वर्क कर रहा है, और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये पैंक्रियास के एंडोक्राइन पे नहीं काम कर रहा है, एक्सोक्राइन पे काम कर रहा है, और एक्सोक्राइन भाग पर काम करके वहां से सिर्फ पानी निकाल रहा है, पानी और बाइकार्बोनेट आयन, ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके, और क्या, पानी की मात्रा को मेंटेन किया जा सके। ये देखिए, यानी ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, सिक्रीटिन पैंक्रियास के एक्सोक्राइन भाग से क्या निकालता है? तो आप बताओगे नॉन एंजाइमेटिक पार्ट। ये एंजाइमेटिक पार्ट है कि नॉन एंजाइमेटिक पार्ट? नॉन एंजाइमेटिक पार्ट। कहां है इसमें कोई एंजाइम? केवल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स है। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, पूरा नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये दोनों पर काम करता है। दोनों मतलब किस पर? पैंक्रियास के एक्सोक्राइन भाग पे भी काम करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी काम करेगा। देखो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपना एंजाइम निकाल ले। देखो इसने नॉन एंजाइमेटिक पार्ट निकाला, और CCK ने कौन सा पार्ट निकाला? एंजाइमेटिक पार्ट। और गॉल ब्लैडर को सिकोड़ता है, गॉल ब्लैडर को दबाता है, जिससे क्या निकलेगा? बाइल जूस। तो बताइए CCK कितने पर काम करता है? पैंक्रियास पर कि गॉल ब्लैडर पर कि दोनों पर? अच्छा, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक एंजाइम निकाल लाएगा, और गॉल ब्लैडर को सिकोड़ के पैंक्रियाटिक जूस निकाल लेगा। तो इस तरह से दोनों निकल जाता है। अब एक आखिरी है GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड ये इनिबिट करता है किसको? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए। देखो बढ़ाने वाला था गैस्ट्रिन, तो रोकने वाला होता है सिक्रीटिन, ये सॉरी GIP। GIP इसे रोक देगा, इसके सिक्रीशन को रोकेगा, और इस साथ ही साथ मोर्टेलिटी को भी कम कर देता है। यानी आपके पेट में जो मोर्टेलिटी होती है उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट नहीं होने देगा, जिससे आपके पेट में क्या होगा? भूख वगैरह नहीं लगेगी, जिसको बोलते हैं ना पेट में चूहे कूदना। जब पेट खाली हो बहुत तेजी से मोशन होता है, आपको लगने लगता है कि अंदर कुछ चल रहा है, बहुत वो क्रेविंग पैदा हो जाती है, मतलब एक भूख की चाहत पैदा हो जाती है, क्रेविंग, पेट में दर्द जैसा होने लगता है, वो मूवमेंट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। कह रहे कुछ और भी हार्मोन होते हैं जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से निकलते हैं।
सेवरल हार्मोन है जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से निकलते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। बोलते हैं कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, ये क्या निकालते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स निकालती है। अब ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? यहाँ की ग्रोथ कर रहा है, लोकलाइज ग्रोथ करता है, लोकलाइज ग्रोथ कर रहा है, नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ करेगा और उनकी रिपेयरिंग करेगा, उनको रीजनरेट करेगा। कहीं की भी ग्रोथ करनी हो, कहीं यहां पे ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ना आएगा, यहीं पर कुछ फैक्टर निकलते हैं, यहीं के लोकल फैक्टर इसे ग्रोथ कराएंगे, रिपेयरिंग करेंगे, रीजनरेट करेंगे, और यहां पे निकला तो यहां के करेंगे, त्वचा कट गई यहां के करेंगे। तो हर जगह के अपने अपने लोकल क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू कराते हैं और उनकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, उनका रीजनरेशन भी कर सकते हैं। हार्मोन काम कैसे करता है, इसके लिए पहले ये फिगर जरा समझेंगे। देखिए, हार्मोन के दो नेचर हो सकते हैं, या तो हार्मोन पानी में घुलनशील है और या तो पानी में घुलनशील नहीं है, या तो हार्मोन पानी में सॉल्युबल है और या तो पानी में सॉल्युबल नहीं है। अगर पानी में सॉल्युबल है तो कभी भी अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर पानी में सॉल्युबल है तो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता। लिपिड बाइलेयर पाई जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। हमारी सेल एनिमल सेल है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये रहा पोलर हेड, ये रहा टेल। याद आया कुछ? और बाई लेयर है, देखो एक ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है, ठीक है, दो लेयर है। अब पानी कभी भी इस लेयर को क्रॉस करके नहीं आ सकता, क्योंकि पानी फैट में घुलनशील नहीं है, या फैट पानी में घुलनशील नहीं है। इसीलिए पानी में अगर सॉल्युबल हार्मोन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो इसको बाहर के रिसेप्टर ही, इस मेम्ब्रेन के अंदर देखो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में है ना प्रेजेंट, उसको पकड़ लेंगे। बताइए रिसेप्टर कहां होंगे? पानी में सॉल्युबल हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहां होते हैं? मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे ही पकड़ेंगे एक रिस्पांस पैदा हो जाएगा, यानी अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। रिस्पांस 1 बोल दिया गया। इससे क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मैसेंजर पैदा हो जाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर पैदा हो जाएंगे अंदर। सेकेंडरी मैसेंजर के कल नाम भी पूछे गए थे, पूछा गया था कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं था। एक होता है साइक्लिक एएमपी, एक होता है कैल्शियम, एक होता है IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, लेकिन सोडियम कभी नहीं होता। सोडियम कभी नहीं होता। CAMP हो सकता है, CGMP हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, IP3 हो सकता है, लेकिन सोडियम कभी नहीं हो सकता। तो ये कल क्वेश्चन यहीं से था। फिर आगे, अब जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर पैदा हुए, तुरंत इन्होंने मेटाबॉलिक रिस्पांस करना चालू कर दिया। मेटाबॉलिक का मतलब होता है बायोकेमिकल रिस्पांस। मेटाबॉलिक का मतलब बायोकेमिकल रिस्पांस, ठीक है, ये चालू कर दिया। इनके चालू हो जाने से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो गया, और जब भी कभी कोई रिस्पांस होगा तो दिखेगा। क्या दिखा? ओवेरियन ग्रोथ। किस हार्मोन की बात चल रही थी? FSH। क्योंकि ऐसा कर सकते थे, ये A कर देंगे, ये B कर देंगे, B कर देंगे, ये C कर देंगे, ये D कर देंगे, ये E कर देंगे। अब कहेंगे छाटिए क्या है ABCD, तो A क्या है? FSH, B क्या है? साइक्लिक एमपी, C क्या है? कैल्शियम, अच्छा D क्या है? बायोकेमिकल रिस्पांस, और ये एग्जाम्पल को कर देंगे E, ओवेरियन ग्रोथ। क्या खास बात देखी आपने? पानी में घुलनशील हार्मोन कभी अंदर नहीं जाते, बल्कि उनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है कि इंट्रा सेलुलर? अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर द्वारा उसको पकड़ लिया गया। जैसे ही पकड़ा गया, अंदर एक रिस्पांस पैदा हुआ, उसको बोलते हैं पहला रिस्पांस, रिस्पांस 1। जैसे ही रिस्पांस 1 पैदा हुआ, तुरंत क्या होने लगा? यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर पैदा कर लिए गए, यानी जनरेट कर दिए गए, उत्पन्न हो गए। सेकेंडरी मैसेंजर पर क्वेश्चन कैसे आएगा बता दिया। फिर बायोकेमिकल रिस्पांस आ जाएगा। बायोकेमिकल रिस्पांस ना दिया हो तो मेटाबॉलिक रिस्पांस बोल सकते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक रिस्पांस जब होता है तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जब भी होगा तो कहीं ना कुछ चेंजेस होंगे। जैसे यहाँ FSH ने ओवरी की ग्रोथ को बढ़ा लिया, ताकि ओवेरियन फॉलिकल्स ज्यादा से ज्यादा बन सके, ताकि ओवेरियन फॉलिकल का ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो सके, राइट। ये तो एक हार्मोन के एक्शन है। दूसरे हार्मोन पे चलते हैं। अगर हार्मोन पानी में घुलनशील नहीं है, यानी लिपिड में घुलनशील है, तो क्या होगा? देखिए, अगर हार्मोन, ये देखो एस्ट्रोजन लगा है, STER अगर कहीं लगा है,
तो ये स्टेरॉइड होगा। स्टेरॉइड यानी फैट होता है। स्टेरॉइड इज द फैटी कंपाउंड या लिपिड सॉल्युबल होता है। अगर ये फैट वाला है तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके अंदर घुस गया, अंदर घुस जाएगा तो रिसेप्टर या तो यहां होंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर। पर मैं बता दूं ज्यादातर कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। बताइए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ज्यादातर कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ना दिया हो तो साइटोप्लाज्म। फिलहाल आपके एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है? न्यूक्लियस में। रिसेप्टर ने इन्हें देखो बांध लिया, बन गया एचआरसी। एचआरसी मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बांध लिया। और ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक। जैसा हार्मोन है वैसा ही रिसेप्टर बांधेगा। जैसे गोल आ रहा है तो बंधेगा, और अगर ये चौकोर वाला हार्मोन आता, गलत वाला आ गया होता, तो ये नहीं बंधेगा, तो काम नहीं करता। स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक? स्पेसिफिक। अब जैसे ही ये बंधे तुरंत पता है जीनोम में चेंज आ गया, आपके जीनोम को पता चल गया। जीनोम तुरंत, जीनोम यानी डीएनए, डीएनए को पता चल गया। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बना, उसी के अकॉर्डिंग एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन। यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हो गया, और ट्रांसलेशन हो जाने के बाद प्रोटीन से एंजाइम बना होगा, एंजाइम से मेटाबॉलिज्म हुआ होगा, मेटाबॉलिज्म से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुए, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये किसका रिस्पॉन्स है? एस्ट्रोजन का। और कहां पे जाके काम कर रहा है एस्ट्रोजन? कहां पे? एस्ट्रोजन की टारगेट सेल क्या होती है? यूट्राइन सेल। यूट्राइन सेल की मेम्ब्रेन पे जाके काम कर रहा है, यूट्रस पे काम करता है। यहां से क्वेश्चन आया था। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन बच्चों ने गलत कर दिया था। बताओ एस्ट्रोजन की टारगेट सेल कहां पे है? यूट्रस की दीवार में। यूट्रस की दीवार। अच्छा, इसमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर काम आया कि एक्स्ट्रा? ये जीन लेवल पे चेंज हुआ कि मेम्ब्रेन लेवल पे? ठीक है ना। कौन कौन से हार्मोन इस तरह से काम करेंगे? आप बताओगे जो भी लिपिड में सॉल्युबल होंगे, यानी स्टेरॉइड वाले, स्टेरॉइड वाले। अब पूरी थ्योरी पढ़ते हैं यहां से लेके यहां तक। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हमेशा हार्मोन टारगेट सेल पे ही काम करते हैं, नॉर्मल सेल पे काम नहीं करते, और उसी से बंधते भी हैं। अच्छा, कैसे बनते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन से। स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम रिसेप्टर। पूरा नाम है हार्मोन रिसेप्टर, शॉर्ट में रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर हमेशा कहां होते हैं? ओनली टारगेट टिश्यू। हमेशा टारगेट टिश्यू पे होते हैं। रिसेप्टर हमेशा कहां होते हैं? टारगेट टिश्यू पर। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। हमेशा सेल मेम्ब्रेन में होंगे। किसकी सेल मेम्ब्रेन में? टारगेट सेल की। ठीक है। और क्या बोला गया? कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। अगर सेल मेम्ब्रेन में है टारगेट सेल की, तब इस तरह के रिसेप्टर को बोलेंगे मेम्ब्रेन से बंधे हुए रिसेप्टर। और लिखा है कि रिसेप्टर और कहां हो सकते हैं? अंदर भी हो सकते हैं। अंदर कहां हो सकते हैं? टारगेट सेल के। उन्हें क्या बुलाएंगे? इंट्रासेलुलर। कह रहे जो बाहर थे उन्हें मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर बोल रहे हैं, जो अंदर गए उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलेंगे, जो बाहर थे उन्हें क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड या एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो अंदर चले गए वो कौन से थे? हाँ, इंट्रासेलुलर। मैंने अभी क्या बोला था? मोस्टली कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर का मतलब हो गया न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, रेयरली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जब भी कभी हार्मोन आता है, चाहे बाहर वाले से बंधे, एक्स्ट्रा से बंधे या इंट्रा से, बंधना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बंधेगा नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं होगा अगला। तो बंधना बहुत जरूरी है। और जब बंधता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं एचआरसी। एचआरसी मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है जैसे फिगर में भी आपने देखा, ए वाले में, बी वाले में, हर एक रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है अपने हार्मोन के लिए, केवल उसी को बांधेगा और दूसरे को नहीं बांधेगा, क्योंकि शेप होता है ना उसका एक पर्टिकुलर। स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है तुरंत बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होने लगते हैं। कहां पे? टारगेट टिश्यू में। और टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होने लगता है। देखो, पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब हमेशा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स होने लगा, और इससे क्या होने लगा? मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स से फिजियोलॉजिकल फंक्शन काम करने लगा। कौन सा फंक्शन? फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इस तरह से हार्मोन ने रेगुलेट कर लिया काम को, इस तरह से हार्मोन ने फिजियोलॉजी को अफेक्ट करा दिया। और हार्मोन इतने नेचर के हो सकते हैं। पेप्टाइड वाला हार्मोन देखो,
कौन कौन से होंगे? पेप्टाइड वाले या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन वाले हार्मोन? देखो पैंक्रियास वाले, पिट्यूटरी वाले, पिट्यूटरी को जो कंट्रोल कर रहा है उसके वाले, और पीनियल ग्लैंड वाले, और जीआईटी वाले सारे, जीआईटी वाले सारे, ठीक है, किडनी वाले सारे और हार्ट वाले सारे, सब पेप्टाइड थे नेचर में। अच्छा, स्टेरॉइड वाले में जिनके नाम में एसटीईआर आ जाए, देखो इसका पूरा नाम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, शॉर्ट में बोलते हैं कॉर्टिसोल, इसमें आएगा। ये देखो एसटीईआर, ये देखो एसटीआर, ये देखो एसटीईआर, या तो एसटीआर आ जाए या तो एसटीईआर। ये देखो स्टेरॉइड याद हो गया। आयोडीन वाला तो एकमात्र था थायराइड, आयोडीन वाला एकमात्र था थायराइड। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाला होता है एपिनेफ्रिन, इसी को हम लोगों ने बोला था कैटिकोलामीन, कैटिकोलामीन। दो थे, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अब देखिए क्या कह रहा है, हार्मोन जब भी इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से, तो नॉर्मली वो अंदर नहीं जाते, दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, अंदर नहीं जाते, बल्कि क्या पैदा हो जाते हैं अंदर? सेकेंडरी मैसेंजर। कह रहा है सेकेंडरी मैसेंजर के नाम बताइए, साइक्लिक एएमपी, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम, और कह रहा है एक्सेट्रा ना, तो साइक्लिक जीएमपी भी होता है, ठीक है। विच टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कहते हैं कि जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो सेल का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित कर लेते हैं। हार्मोन यदि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जुड़ा, जैसे स्टेरॉइड वाले केस में या आयोडीन वाले केस में, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, आयोडीन वाला है तो पानी में सोलबल, लेकिन काम किसके लिए, किसकी तरह कर रहा है? स्टेरॉइड की तरह। अपवाद है, अपवाद। आयोडीन वाला है पानी में घुलनशील, पर काम कहां जाके कर रहा है? बिल्कुल स्टेरॉइड की तरह अंदर जाके काम कर रहा है, यानी अपवाद है। ये मोस्टली किसको कंट्रोल कर रहा है? जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोमल फंक्शन को, क्योंकि क्रोमोसोम जीन पे ही क्योंकि जीन क्रोमोसोम पे ही होते हैं। कह रहा है या तो जीन एक्सप्रेशन बोल दो या क्रोमोसोम का फंक्शन बोल दो। कैसे? बाय द इंटरेक्शन ऑफ एचआरसी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है जब एचआरसी कॉम्प्लेक्स आएगा, जीनोम में चेंज होगा, उसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, और बायोकेमिकल से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। और फिगर में उसी इफेक्ट को दिखाया गया है। ये देखिए, ये दोनों फिगर भी हो गए, चैप्टर खत्म यहाँ पे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है रीड द गिवन डायग्राम, वो गिवन पैराग्राफ और सही आंसर देना है। क्या कह रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड वन क्या होगा? लैक्स डक्ट, डक्ट उसमें लैक होगा, तो प्रोसेस वाले छोड़ दो, प्रोसेस वाले छोड़ने पड़ेंगे। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो तीसरा। अब आगे पढ़िए। दियर सिक्रीशन कॉल्ड, इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन। तो अब देखो ये खत्म हो गया, अब ये बन गया है ना पहला। मतलब कुछ थोड़ा सा ब्रेन लगा के चलो तो आपको दो ऑप्शन ही मिलेंगे, और दो में भी एक एक मिलेगा। फिर भी आगे पूरा पढ़ लेते हैं, जिसको हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स आर कैसे? नॉन न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट, और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते कि इंट्रा इंटरसेलुलर, और ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं कि ट्रेसर, ट्रेस अमाउंट में। पहला सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? हार्मोन्स आर इंट्रासेलुलर मैसेंजर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड, ये तो करेक्ट है। इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल होता है एंडोक्राइन सिस्टम, फ्यू हार्मोन निकलते हैं, सही है। इनवर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, ये गलत हो गया। थर्ड, ये तो हो जाएगा। ये बताइए हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन निकलेंगे? दो, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटरी, यानी पहला वाला।
Which of following gland is stimulated by GnRH and for what reason? कौन सी ग्लैंड स्टिमुलेट की जाएगी? एंटीरियर पिट्यूटरी की जाएगी ताकि गोनाडोट्रोपिन को निकाला जा सके, और इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर करके नहीं दिया तो ये होगा सेकंड, पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, तभी तो जीएनआरएच निकलेगा। ये हो जाएगा सेला टर्सिका सीधे। और किस किस बोन की कैविटी होती है ये बता दीजिए? स्फिनॉइड बोन। अच्छा, ये ए बी सी डी तो हम निकाल ही लेंगे। बताइए ए क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। बी क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अच्छा, सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सिस्टम। डी हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा ऑप्शन? सेकंड, मिसमैच पेयर। एसीटीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। ये बताइए इसमें से कितने ऐसे फंक्शन हैं जो मेलाटोनिन के थे? एक था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था। पांचों थे, पांचों थे। ये पैराथायराइड होगा क्योंकि चारों कॉर्नर पे दिया है ना, पैराथायराइड होगा। ए बी सी डी पहचानना, ए बी सी डी। ए क्या है? थायराइड। बी क्या है? ट्रैकिया। सी क्या है? वोकल कॉर्ड। और डी क्या? पैराथायराइड। एक ह्यूमन है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, एक फीमेल है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया लेकिन वो प्रेग्नेंट है। तो बताइए बच्चे को क्या होगा? कितने ऑप्शन होंगे? देखो, एक तो ये होगा, इंक्रीज ग्रोथ नहीं होगी, एक ये होगा, एक ये हो गया, एक ये होगा, मतलब ऑल एक्सेप्ट सेकंड, जिसमें सेकंड ना हो। ये डी ऑप्शन देख लो, सेकंड नहीं है उसमें, बाकी सारे हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? थायराइड ग्लैंड प्ले ए निग्लिजिबल रोल इन बीएमआर। कह रहा कोई रोल ही नहीं प्ले करती बीएमआर में। पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत है। दूसरा देखिए सही है, उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होता है, और द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्टमस। फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, यानी पहला गलत है। ये बताइए कंजेनाइटल रिमूवल, यानी किसी बच्चे किसी का जन्म से ही थायराइड निकाल दो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्रिटिनिज्म मतलब कमी हो जाएगी, उसको बोलते हैं थायराइड क्रिटिनिज्म। ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कौन करेगा? बताइए, ये तो करेंगे नहीं। टीसीटी सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये ज्यादा सही है क्योंकि ये तो पीटीएच होना चाहिए। अगर पैराथायराइड बोल रहा है तो पीटीएच होना चाहिए, पैराथार्मोन। आंसर होगा सी। ये क्यों नहीं हो सकता? टीसीटी कभी भी पैराथायराइड से नहीं निकलता। कौन सा निकलता? पीटीएच। कह रहा है ए से सी तक क्या सही है? पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पीटीएच, ये पीटीएच, और उसके बाद मेंटेन कैल्शियम लेवल, यानी फोर्थ हो जाएगा। ये बताइए एक चाइल्ड और ए पर्सन इन ओल्ड एज विद अ वीक इम्यूनिटी, सीधे हो गया थाइमस, क्योंकि जब भी कभी ओल्ड एज की बात करे, इम्यूनिटी की बात करे तो थाइमस ग्लैंड की ही बात कर रहा होगा। ये एड्रीनल ग्लैंड है, और क्या? किडनी, ये किडनी हो जाएगी। और सी क्या है? कॉर्टेक्स। और डी क्या है? मेडुला। ये कह रहा है ये फंक्शन देख के बताओ कौन सा हार्मोन हो सकता है। देखो, कह रहा बीपी कंट्रोल कर रहा है, अंडर नॉर्मल कंडीशन बोला है इसने,
अंडर नॉर्मल कंडीशन बोला है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कर रहा है, प्यूपिल को डायलेट कर रहा है, रिलैक्स स्मूथ मसल एंड इंप्रूव, ये तो एड्रीनलिन ही बचा और कोई बचा नहीं। एड्रीनलिन कह रहा है कि कैटिकोलामाइन के कितने काम है, कैटिकोलामाइन के कितने काम है इनमें से। कैटिकोलामाइन क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी दूसरी भाषा में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, तो दोनों का काम क्या था, ये तो करता ही करता है, स्ट्रेंथ देता है, रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ाएगा, ब्रेक डाउन भी करेगा ग्लाइकोजन को ताकि ग्लूकोज बढ़ जाए, तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर दिया, और इसको भी तोड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा सारे, ये डी ऑप्शन। इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा। हाँ, इनहेंस नहीं करता है बल्कि रिड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिड्यूस करेगा, बढ़ाएगा नहीं, ये सही है, ये देखो एंटी इंफ्लेमेटरी बोल भी रहा है। आज वाले टॉपिक से कुछ करें, हाँ यहां से चलिए, यहां से अब आज की टॉपिक के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के लिए कौन सी बात सही है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के लिए कौन सी बात सही है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो एंडोक्राइन पार्ट है ना, एंडोक्राइन पार्ट, यानी एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास सी, दो मेन टाइप के कौन से निकलते हैं, वो भी पहले अल्फा बोला है तो पहले ये और फिर ये रिस्पेक्टिवली, अगर पहले बीटा बोल देता तो पहले इंसुलिन हो जाता। अच्छा ये बताइए कौन सा करेक्ट है, न्यूरो हाइपोपाइसिस से वैसोप्रेसिन और इसकी कमी से डायबिटीज, ये गलत हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस होना चाहिए, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एडिसन डिजीज, हाँ हो सकता है, ये सही है, पैराथायराइड से पैराथार्मोन मिक्सोडिमा गलत हो गया, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन एक्रोमेगाली गलत हो गया, ये तो ग्रोथ हार्मोन से होता था, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। इसमें क्या करना है, मैच कराना है, हाँ मैच कराना है, बताइए। पैराथायराइड हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से संबंधित है, नहीं, मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन, कौन सा मैच है पूछ रहा है, पहला गलत हो गया, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल सही है, और स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बताओ, तभी नया ग्लूकोज बनाएगा, तभी तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, आंसर यही सही है, ये गलत हो गया, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, प्रोलैक्टिन है, वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, सही है, इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर, इंक्रीज नहीं प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये लीडिक सेल या इंटेस्टिशियल सेल फाउंड इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस इन द मेल गोनेड्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन नोन एज, हाँ उसको एंड्रोजन बोलेंगे, अभी पढ़ा है, आज पढ़ा है। सेलेक्ट ऑप्शन ऑन विच एंड्रोजन प्रोड्यूसेस द सिंथेसिस इफेक्ट, सिंथेटिक इफेक्ट, तो एपीसी, एपीसी याद करो, एपीसी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंड्रोजन क्या करता था, एपीसी इफेक्ट याद करो, ए बी सी डी छांटना है, ए क्या है बी क्या है, कह रहा है डैश इस ग्लैंड से निकलता है एस्ट्रोजन, तो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, ओवरी, ओवरी की ग्लैंड से निकलता है एस्ट्रोजन, तो ए हो सकता है ये दोनों, और ये अल्फा से ग्लूकागॉन हो तो ये ग्लूकागॉन, अब अभी भी कंफ्यूजन है, आगे देखो, फिर कह रहा है सी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सी ओवर सिक्रीशन लीड्स टू, तो जीएच पहला हो जाएगा, जीएच होगा, तभी तो जाइगेंटिज्म कॉज कर रहा है। एस्ट्रोजन का एस्ट्रोजन के लिए कौन सी बात सही नहीं है, देखिए पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और प्रोड्यूस बाय स्ट्रोमल टिश्यू इन ओवरी गलत, ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल से निकल रहा था, थीका इंटरना से निकल रहा था, ये गलत हो गया, फोर रॉन्ग हो गया।
इनकरेक्ट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के लिए गलत कौन सी बात है? पहला सही है, दूसरा भी सही है। मिल्क सिक्रीशन नहीं करता है, करता है? पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम। थर्ड नहीं, अरे कह रहा है प्रोजेस्ट्रॉन के लिए गलत कौन सा है, तो ये गलत हुआ ना। पेप्टाइड हार्मोन कहां है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ये तो कर रहा है, आखिरी लाइन है, देखो लिखा है प्रोजेस्ट्रॉन में, तो लिखा हुआ है ये, पर ये नहीं है, ये लिखा हुआ है आपकी प्रोजेस्ट्रॉन की आखिरी लाइन पढ़ो, है ना, लिखा है ना। लेकिन ये गलत है, क्योंकि वो स्टेरॉइड हार्मोन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है ओवरी से दो स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, एक प्रोजेस्ट्रॉन और एक एस्ट्रोजन, और यहां मैंने कर दिया पेप्टाइड, तो गलत हो गया। Which of following peptide hormone is not secreted by non-endocrine gland? कौन सा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता? देखो कौन सा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता? ग्लूकागॉन, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है ना। एएनएफ कहां से निकलता है? हार्ट के एट्रियम वॉल से। जेजी सेल सिक्रीट करती है क्या? एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन, अब दोनों दे दिया है, अब क्या करेंगे? तो पता है ज्यादा निकलता है रेनिन, ज्यादा पॉपुलर है रेनिन, अगर दोनों है तो और अच्छा होता है, लेकिन रेनिन करेंगे। Which hormone act on exocrine part of pancreas and stimulate secretion of water and bicarbonate secretin? non enzymatic निकालता है, बी। ये बताइए जीआईपी का क्या काम है? जीआईपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। पहला सही है, इनहिबिट कर रहा है ना, पहला ही सही है। हार्मोन्स विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल एंड बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज, तो उसको क्या बुलाएंगे? ये कह रहा है हार्मोन जो है वो टारगेट टिश्यू से बंधता है स्पेसिफिक प्रोटीन को, उन प्रोटीन को क्या बुलाएंगे? हार्मोन रिसेप्टर ऑन टारगेट टिश्यू, यही तो बुलाएंगे। रिसेप्टर अगर अंदर है तो क्या कहलाएगा? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। हार्मोन विच लैक्स फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स पेप्टाइड एमीन एंड सल्फर। कह रहा है हार्मोन्स विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड लैक्स पेप्टाइड एमीन एंड सल्फर, किसमें? हाँ टेस्टिस, क्योंकि उसके तो सारे स्ट्राइड हो जाएंगे ना, टेस्टिस के सारे स्ट्राइड हो जाएंगे ना, तो उसमें ये सब नहीं होगा। ये बताइए आयोडीन वाला कह रहा है थायराइड से निकलेगा, सही है। अमीनो एसिड वाला एपिनेफ्रिन है, सही है। प्रोटीन वाला जीएनआरएच है, सही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से निकलना है। स्ट्राइड हार्मोन इंसुलिन नहीं है, प्रोटीनस है, प्रोटीनस, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। ये बताइए स्ट्राइड हार्मोन टिपिकली इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल बाय, स्ट्राइड हार्मोन टिपिकली टारगेट सेल को इफेक्ट करता है, कैसे? इंटरेक्टिंग विद इंट्रासेलुलर, क्योंकि स्ट्राइड में अंदर जाना पड़ेगा, आंसर होगा सी। ये देखो ए क्या है, बी क्या है, बताया था ना ए बी। ए क्या था बताओ? नहीं स्ट्राइड नहीं है, स्ट्राइड नहीं है, एफएसएच है, ये एफएसएच वाला है, यानी कि प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, और बी रिसेप्टर है, सही है। सी हो जाएगा आपका साइक्लिक एएमपी, हाँ सेकंड हो जाएगा, सेकंड ज्यादा ठीक है। क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा पेयर है हार्मोन का दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और वो अंदर जाके अंदर बंधेगा? तो देखो जिसमें स्टेरॉइड आएगा, स्टेरॉइड किसमें आ रहा है? इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें, सही है ना, कितना आसान हो गया। फोर्थ, विच इज द बाइंडिंग साइट फॉर हार्मोन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन? बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? अब देखो एस्ट्रोजन तो ये स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है, तो इसका मतलब बाइंडिंग साइट क्या कहां होगी? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, अंदर वाला होना चाहिए। अब इसमें न्यूक्लियर रिसेप्टर दिया नहीं, तो ये करेंगे साइटोप्लाज्मिक कर दो। ये डी क्या है? डी है, डी है स्टेरॉइड हार्मोन, डी कहां गया?
ये डी स्ट्राइड हार्मोन है, इसमें भी स्ट्राइड दे रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा ये, तो ए क्या है देखो जरा, ए एमआरएनए पहले ही हो जाएगा, सी है हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, डी स्ट्राइड है, बी न्यूक्लियस है, सही है, ए हो जाएगा आपका एमआरएनए, ये होगा सेकंड होगा, क्योंकि ये तो एमआरएनए था ना, नहीं डीएनए था ना, नहीं एमआरएनए, एमआरएनए है, तो यानी सेकंड होगा। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग लेबलिंग एबीसीडी इज गिवन, एबीसीडी, तो ए निकाल लोगे एफएसएच है ना, बी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम आयन, अच्छा सी हो जाएगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और डी हो जाएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, याद है ना अभी कराया था। ये बताइए, पैंक्रियास इज कंपोजिट ग्लैंड, सही है, पैंक्रियास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है, ये भी सही है, और पता है इसीलिए तो कंपोजिट ग्लैंड बोल रहे हैं, यानी ये दोनों सही है, एक्सप्लेन भी हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिया इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, कह रहे हैं अगर ग्लूकागॉन ज्यादा निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, गलत हो गया, अगर ग्लूकागॉन ज्यादा निकलेगा ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, आज ही किया है, गलत हो गया। और रीजन हाइपोग्लाइसीमिया में देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट सेल एंड एडिपोसाइट, हाँ ये सही है, ये गलत ये सही। डायबिटीज इंसिपिडस, देखो यहां पे घुमा दिया, गलत हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से बताया था, तो ये गलत हो गया। डायबिटीज मिलाइटस कॉज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ये सही है, ये गलत ये सही। चलिए कुछ स्टेटमेंट वाले हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ऑरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, हाँ सही है, और वो एक्सॉन द्वारा आ जाते हैं नर्व एंडिंग से, ये सही है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सिस्टम, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल सिस्टम द्वारा ही तो आए थे। पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम को मेंटेन करता है और फॉस्फेट को भी मेंटेन करता है इन ब्लड, सही है, कैल्शियम को भी फॉस्फेट को, कैल्शियम को बढ़ाता है, फॉस्फेट को एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देता था, तो फॉस्फेट क्या होगा घटेगा, पहला सही है। पीटीएच रीजॉर्प्शन करता है कैल्शियम का फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, सही है, ये दोनों ही सही है। ACTH, GH, MSH, ऑक्सीटोसिन आर द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, बताओ, हाँ सही, पिट्यूटरी से निकल रहा है, पिट्यूटरी वाले पेप्टाइड होते हैं। फिर एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरॉन यानी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, गलत, यानी ये सही ये गलत। LH होता है ओव्यूलेशन करता है ग्रेफियन फॉलिकल पर और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है फीमेल में, सही है। LH डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन मेल, गलत, LH की वजह से ही तो लीडिक सेल से एंड्रोजन निकला था, तो गलत हो गया, ये सही है ये गलत। एड्रीनलिन बीपी बढ़ाता था इमरजेंसी में, सही है, नॉर एड्रीनलिन का कोई रोल नहीं था, गलत, एड्रीनलिन दोनों मिलके काम करते, एक ही रोल है, पहला सही दूसरा गलत। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ने मिलकर मेंटेन किया था, सही है, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकागॉन हाँ घटा रहा था, अंदर जाने से रोक रहा था, तभी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही थी, तो यानी दोनों ही सही है। नहीं एक मिनट, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन व्हाइल इंसुलिन, हाँ सही है। PTH increase calcium absorption from digested food and thus increase calcium level, सही है। एडिसन डिजीज किसकी वजह से हुआ था, अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इंपेयरिंग द कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है, दोनों सही है। तो हम लोगों ने देखो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए इसके। अब नेक्स्ट टर्न पे यानी कि मंडे ना, नेक्स्ट टर्न पे यानी मंडे को सेल का रिवीजन कराएंगे और सेल अच्छे से करेंगे, थोड़ा कि कुछ लोग का छूटा भी है ना, उसको 2 टर्न पे कराएंगे, है तो एक ही टर्न का लेकिन 2 टर्न पे कराएंगे सेल का।